तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज ही डे नंबर 62। जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में जेसन के बारे में जानने वाले हैं। जेसन क्या होता है, इसका फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, जेसन कहाँ पे यूज होता है, ये सारी जानकारी स्पॉन्सर्ड वीडियो में आप लोग को मिलने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवा। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग यहाँ पे आज जेसन के बारे में समझने वाले हैं। और ये वर्ड ऐसा है कि आपको पूरी वेब डेवलपमेंट की जर्नी में हर रोज देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर बात आती है एपीआई की, जो हम लोग ने पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में पढ़ा था, एपीआई के साथ डायरेक्ट जेसन का कनेक्शन होता है। जब जब आप एपीआई को यूज करोगे, फ्रंट एंड से बैकएंड में डेटा भेजोगे या बैकएंड से फ्रंट एंड में लोगे या किसी दूसरे की भी एपीआई का यूज करोगे, वहां जेसन आपको देखने को मिलेगा। तो जेसन एक्चुअल में है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जावास्क्रिप्ट के जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। फिर वहां पे की होती है और की के आगे से कॉलन का निशान होता है और कुछ वैल्यू लिखी जाती है। तो की और वैल्यू के पेयर में जैसे ऑब्जेक्ट बनते हैं, सेम उसी तरीके से जेसन भी बनता है। तो जेसन है क्या, जेसन है आपका, जेसन इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। जेसन एक टेक्स्ट का फॉर्मेट है, मतलब टेक्स्ट लिखने का एक तरीका है। अब देखो बहुत तरीके से टेक्स्ट लिखा जाता है। जैसे मान लो एक नॉर्मल टेक्स्ट है, मैंने इस तरीके लिखा कि माय नेम इज शुभम। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट है, इसको प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे। अब इसी को अगर हम लोग HTML के फॉर्मेट में लिखें, मान लो पहले मैंने डाल दिया नेम, ठीक है, ये एक नेम टैग बनाया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया माय नेम इज शुभम। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, ये HTML फॉर्मेट है। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये XML का फॉर्मेट है, XML सेम ऐसे ही होता है। तो ये XML फॉर्मेट हो गया। पर वही चीज अगर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट की तरीके लिखें, कि मतलब दो कर्ली ब्रेसेस ऐसे ओपन कर लें, ठीक है, फिर नेम नाम का एक प्रॉपर्टी बनाए, प्रॉपर्टी मतलब एक की बनाए और उसकी वैल्यू रख दे शुभम। ठीक है, शुभम। तो ये क्या हो गया, ये जेसन फॉर्मेट हो गया। तो कोई भी डेटा जिसका आदान प्रदान करना है, आदान प्रदान कहाँ, आदान प्रदान मतलब आपका ये जो ब्राउजर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइट, और ये सर जो सर्वर है जहां पर आपका नोड जेएस या फिर जेंगो जो भी आप यूज कर रहे हो स्टैक, वहां पे आप एपीआई बनाते हो दोनों से कनेक्शन करने के लिए। भाई यहाँ से कुछ अगर डेटा भेजना है या फिर यहाँ से कुछ डेटा लेना है, तो जब कुछ भेजना होता है या लेना होता है तो आप दो ही साइकिल चलती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में आप कुछ मांग रहे होते हो, रिस्पॉन्स में सर्वर कुछ दे रहा होता है। तो ये दोनों काम को कौन हैंडल करता है, एपीआई हैंडल करती है। पिछली वीडियो में हम लोग ने जाना था। तो जो भी डेटा यहाँ से सर्वर पे जा रहा है या सर्वर से क्लाइंट पे आ रहा है, वो डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, वो डेटा का फॉर्मेट होता है जेसन। तो कभी अब कोई पूछे कि जो डेटा हम लोग सर्वर पे भेजते हैं या सर्वर से डेटा मंगाते हैं, वो किस फॉर्मेट में जाता आता है, तो आप बोल सकते हो जेसन। और जेसन का कोई फुल फॉर्म पूछे तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बता सकते हो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा 99% मिलते जुलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाए होंगे ऐसे ही। देखो ये इसको बोलते हैं, इस साइड को की बोलते हैं, इस साइड को वैल्यू बोलते हैं, और इस पूरे टोटल एक चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब एक जोड़ा। ठीक है, तो वही है कि जेसन इज ए टेक्स्ट फॉर्मेट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्टोरिंग डेटा एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा, ये दोनों काम करता है अपने अंदर। डेटा किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी टीचर का, किसी भी यूजर का, जिस तरीके का डेटा है वो अपने अंदर स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग करता है। मतलब एपीआई का जब आप यूज कर रहे होते हो तो जेसन ही इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा होता है। तो जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो जेसन फॉर्मेट में हो रहा है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ने वही चीज लिख रखी है कि ये कॉमनली यूज होता है दो जगह पे। पहला तो 99% आप देखने को मिलेगा एपीआई। एपीआई से जो भी डेटा का आदान प्रदान आप लोग करते हो, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर, वहां पे आपको जेसन डेटा ही देखने को मिलेगा। दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, ऐसी फाइल जिसमें कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग्स हो। सेटिंग्स मतलब जहां पे आप उसकी सेटिंग्स को पूरा छेड़छाड़ कर सकें। अगर आपने VS कोड एप्लीकेशन, सॉरी VS कोड सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा जिसपे हम लोग कोड लिखते हैं, अभी हम लोग यूज भी करेंगे, उसकी अगर आप कभी सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, तो वहां पे कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेंगी जिनको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िग फाइल।
अब उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है तो वहां पे आपको जेसन फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो जिसको जेसन समझ में आता है वो उसके अंदर क्या कर सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी सेटिंग्स वाली फाइल होती हैं, जिनमें सारी सेटिंग्स सारी डिटेल रखी जाती है, उनमें भी आपको जेसन देखने को मिलेगा और एपीआई से जो डेटा आदान प्रदान हो रहा है वहां पे भी आपको जेसन देखने को मिलेगा। तो कॉमनली यूज फॉर एपीआई एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दो जगह जेसन देखने को मिलेगा और ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट जगह हैं। जब आप बैकएंड पढ़ रहे होते हो तो वहां पे तो आपको जेसन से ही खेलना कूदना होता है। और फ्रंट एंड साइड पे अगर देखो, सिर्फ जावास्क्रिप्ट साइड पे देखो तो वहां पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट जेएस ऑब्जेक्ट्स, और इसी का भाई जुड़वा भाई जेसन होता है। कुछ लोग कहेंगे भैया डिफरेंस क्या है, देखने में तो आपने जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, ये जेसन का स्ट्रक्चर लिखा है, सेम तो यार जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट का भी होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन क्या है। थोड़ा सा रुकते हैं, भी आगे समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जेसन सिंटेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिंटेक्स। जैसे हम लोग ने कहा कि ये बिल्कुल हु बहू उसके भाई जैसा है, 99% सेम है, तो इसका हम लोग यहाँ पे लाइन पढ़ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका, वो डिराइव्ड है, आया है कहाँ से, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के सिंटेक्स से। अब इधर देखो, आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है ये जेसन लिखा हुआ है। जेसन में आपको देखने को मिल रहा होगा एक नेम नाम की की है, ठीक है, ये की है और उसमें एक एक पर्सन का नाम लिखा है राहुल, ये उसकी वैल्यू है, और दोनों चीजों को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक प्रॉपर्टी बन जाएगी, सेम जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट में देखते हैं। फिर एक और की देखने को मिलेगी एज, और उसमें आपको वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपको एक और की देखने को मिलेगी, फिर उसमें वैल्यू देखने को मिलेगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, डेटा क्या होता है, की और वैल्यू के पेयर्स में होता है, डेटा सेपरेटेड होता है कॉमा से। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको रफ कर दूं यहाँ पे, तो आप देखो जैसे एक प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी मतलब एक की वैल्यू का पेयर का जोड़ा बना, जैसे ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के यहाँ पे लास्ट में देखो एक कॉमा लगाया जाता है, जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कॉमा लगाते हो सेम वैसे ही, जब कॉमा लगेगा तब आप दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख सकते हो। तो दूसरी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी के बाद अगर तीसरी भी लिखनी है तो आपको फिर से कॉमा लगाना होगा और फिर आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो हम लोग इसको अभी लिख के भी देखेंगे इस वन शॉट वीडियो में, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो सेपरेटेड बाय कॉमा होता है, कर्ली ब्रेसेस से होल्ड किया जाता है, ये कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं जैसे ऑब्जेक्ट में होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर कहीं देखने को मिले तो समझ लो एरे उनके अंदर स्टोर किया गया है। तो एरे भी हम लोग अभी जेसन के अंदर डाल के देख रहे होंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा आगे आते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग जेसन का जब फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं, जेसन का फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, तो वो समझने लगते हैं कि जेसन सिर्फ किसके साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ यूज किया जा सकता है, और जो अदर स्टैक्स हैं लाइक मान लो पाइथन के अंदर आप जेंगो का यूज कर रहे हो, फ्लास्क का यूज कर रहे हो, सी प्लस प्लस का कोई यूज कर रहे हो या रस्ट यूज कर रहे हो, अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जेसन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, जेसन इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्मेट है, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ ही, इसका कोडिंग और कोडिंग जो हम लोग करते हैं इसमें रीडिंग एंड जनरेटिंग जेसन की, वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए जो भी मेथड्स यूज होते हैं, जेसन को हैंडल करने के लिए जो भी मेथड्स यूज होते हैं, वो आपको जावास्क्रिप्ट में भी देखने को मिल जाएंगे, सी प्लस प्लस में भी देखने को मिल जाएंगे, पाइथन में तो बहुत आराम से देखने को मिल जाएंगे, जावा भी कोई यूज कर रहा होगा तो वहां पे भी देखने को मिल जाएगा, रस्ट यूज कर रहा होगा तो वहां भी देखने को मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के एक तरीके का डेटा का फॉर्मेट है जो एपीआई से आदान प्रदान होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट के साथ ही यूज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के साथ ज्यादा यूज करते हैं लोग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को इंटरनेट की लैंग्वेज बोला जाता है, सारी वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पे लिखी होती है फ्रंट एंड, और बैकएंड भी आजकल ज्यादा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट पे लिखा जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसा मिथ बनाया गया है, पर जेसन इंडिपेंडेंट है, आप किसी के साथ यूज कर सकते हो, कोई ये डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं जेसन की, तो हम लोग को पता चला कि जेसन एपीआई द्वारा लेन देन किया जाने वाला एक डेटा का फॉर्मेट है, पर इससे पहले भी एक फॉर्मेट चलता था जिसको बोलते हैं एक्सएमएल, ठीक है। तो अर्लियर एक्सएमएल वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ जेसन, जेसन की जगह पहले हम लोग बात करें जो पुरानी वेबसाइट बनती थी, वो उसमें जो डेटा का आदान प्रदान होता था या जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती थी वो एक्सएमएल में लिखी जाती थी।
बट एक्सएमएल में यार थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और जेसन उनका एक अच्छा सॉल्यूशन था। जेसन एक्सएमएल से काफी बेहतर था, इसलिए एक्सएमएल की जगह अब आपको 95% से ऊपर जितनी वेबसाइट्स हैं सब में जेसन का ही आप सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब आप कोई भी एपीआई इस समय अगर आप हैंडल करो, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, बहुत सारी एपीआई दिखाई थी। एक कैट फैक्ट एपीआई थी, आप पिछली वीडियो देखना, ठीक है। एक आपकी हैरी पॉटर की थी, ठीक है। तो जितनी भी आप देख रहे हो इनमें सब में जेसन ही आपको देखने को मिलेगा, एक्सएमएल देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी एपीआई, थर्ड पार्टी एपीआई यूज करो, चाहे आप खुद की एपीआई बनाओ, उसमें जेसन ही आदान प्रदान होगा, एक्सएमएल का आप सपोर्ट नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्या जेसन खासियत रखता था जो एक्सएमएल नहीं पूरी कर पाया और जेसन को हम लोग को लाना पड़ा। तो हम लोग जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या जेसन में खूबियां थी। जेसन इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ डेटा पार्सिंग। डेटा का आदान प्रदान जब हो रहा था, जेसन को मतलब जो डेटा आपका है वो इधर उधर जब करना था, तो जेसन काफी फास्टर था, ठीक है, एक्सएमएल को देखते हुए। उसके बाद जेसन का जो सिंटैक्स है, जब भी आप जेसन लिखते हो तो काफी क्लीनर है, क्योंकि आपने जीएस का ऑब्जेक्ट काफी यूज कर रखा है और सेम उसी के तरीके दिखता है, तो आपको वहां पे क्लीनर सिंटेक्स देखने को मिलता है। जेसन इज अ लाइट वेट, काफी हल्का है देखने में, ठीक है, देन एक्सएमएल। एक्सएमएल की तुलना में जेसन काफी लाइट वेट है। इजी टू रीड एंड राइट, इसको रीड करना और राइट करना, ठीक है, पढ़ना और लिखना दोनों ही आसान है एक्सएमएल की तुलना में, इसीलिए जेसन का ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब जरा एक्सएमएल और जेसन दोनों को एक एक बार सिंटेक्स देख लो कि क्या अलग है। ये आपका लेफ्ट साइड में जेसन है जो अभी यूज किया जाता है, राइट साइड में एक्सएमएल है जो पहले यूज किया जाता था। अब एक्सएमएल को अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा एचटीएमएल से मिलता जुलता है। एचटीएमएल का जो सिंटेक्स है प्रेजेंट टाइम में टैग्स का वही है, कि इसमें क्या होता है, एक ओपन टैग होता है, ठीक है, फिर एक क्लोज टैग होता है। अब इसमें एक पर्सन के लिए डेटा बनाया गया है, सेम डेटा आपको लेफ्ट साइड में भी दिखेगा, सेम राइट में। पर यहाँ पे आपको देखने को थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग लगता है कि दो दो बार चीजें होती है, जो आप ओपन कर रहे हो उसको क्लोज भी करना पड़ रहा है। तो इससे क्या है कि आपका कोड ज्यादा हो रहा है, कोड लाइट वेट की बजाय थोड़ा भारी हो रहा है। अब आप कोई चीज क्लोज भी कर रहे हो और ओपन भी कर रहे हो तो सेम चीज देखो दो बार आपको लिखनी पड़ रही है, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे आपको जैसे नेम है, नेम भी दो दो बार लिखना पड़ेगा। एज अगर लिख रहे हो तो एज भी दो बार, सिटी है तो सिटी भी, अगर कोई बुलियन वैल्यू है तो बुलियन वैल्यू के लिए भी दो बार टैग्स। तो इसका जो टैग्स वाला झमेला था, पहले ओपन करो फिर क्लोज करो, तो ये झंझटी था। अब ये पढ़ने में भी थोड़ा सा आपको काफी मेसी सा लगेगा, जब ज्यादा सारा कोड लिखा होगा तो मेसी हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा बार बार चीजों को लिखा गया, रिपीटेशन हुई है तो कोड भी हाई होगा, भाई साइज भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और इसीलिए फास्ट नहीं रहेगा ये। जब ट्रांसफर स्पीड की बात आएगी तो जेसन ज्यादा फास्ट है। अब जेसन में क्या है देखो, जेसन में आपको ऑब्जेक्ट्स, जेएस ऑब्जेक्ट की तरीके बिल्कुल सिंटैक्स देखने को मिलता है, और सेम डेटा देखो लेफ्ट साइड में और सेम डेटा राइट साइड में भी है। पर अगर हम आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड का डेटा साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें दो दो बार रिपीटेशन नहीं है। ये की है, ये वैल्यू है, ये की है वैल्यू, आपको डायरेक्ट सामने सामने चीजें दिख रही है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया जेसन और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या अंतर है भैया, ये बता दो। ध्यान से तुम थोड़ा सा देखो, इसमें जो की है, की को क्या करा गया है, कोटेशन मार्क में लिखा गया है। ये देख रहे हो कोटेशन मार्क लिखा है, ये देखो कोटेशन मार्क। जो भी की है, चाहे एज हो, चाहे नेम हो, चाहे किसी भी टाइप की की हो, वो सबको कोटेशन मार्क में लिखा गया है। पर जब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आप लिखते हो तो वहां पे की के अंदर ये नहीं लगाए जाते, की नॉर्मल ही लिखी जाती है। पर वैल्यू अगर स्ट्रिंग टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की मतलब जैसे यहाँ पर राहुल लिखा है, ये एक स्ट्रिंग है, पर 25 क्या है, नंबर है। तो हम लोग राहुल में तो कोटेशन मार्क लगाते हैं, 25 में नहीं लगाते हैं। ये दोनों चीज में कॉमन है, जेसन में भी और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में भी। दिल्ली में ये स्ट्रिंग लगाएंगे। पर जो लेफ्ट साइड में जो हम लोग की लिखते थे, ये जो हमारी की है, ये देखो ये की, ठीक है, इनमें जो ये कोटेशन मार्क लगा हुआ है, ये कोटेशन मार्क कभी भी आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अगर की में भी कोटेशन मार्क लग रहे हैं, ये कोटेशन मार्क, तो आप समझ लो ये जेसन है। और अगर की में ये कोटेशन मार्क नहीं लगे हैं तो ये समझ लो क्या है, कोटेशन मार्क नहीं लगे तो जेएस ऑब्जेक्ट है। तो जेएस ऑब्जेक्ट में अगर सेम डेटा लिखते हैं तो कुछ इस तरीके लिखते हैं। पहले एक हम लोग कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, फिर नेम लिखते हैं। अब नेम को हमको कोटेशन मार्क में लिखने की जरूरत नहीं है, पर हालांकि इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है तो वहां पर हम लोग कोटेशन मार्क डालेंगे इस तरीके। फिर एज लिखते, एज में इस तरीके से हम लोग डालते 25, और 25 में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली रखते जैसे इसमें है, ठीक है।
फिर हम लोग मान लो सिटी लिख रहे हैं तो सिटी को भी ऐसे सिंपल लिखते हैं, की सिंपल ही लिखी जाएगी, पर सिटी में एक स्ट्रिंग डेटा जाएगा तो हम लोग दिल्ली इस तरीके लिखते हैं। ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। तो ये हो गया जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये जेएस ऑब्जेक्ट है, और जो ये है वो जेसन है। जेसन और जेएस ऑब्जेक्ट में आपको सिर्फ ये फर्क देखने को मिलेगा कोटेशन मार्क का। जेसन पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा जाता है। स्ट्रिंग फॉर्मेट जानते हो ना, स्ट्रिंग डेटा, टेक्सचुअल स्ट्रिंग डेटा जिसमें कोटेशन मार्क लगी होती है, इस फॉर्मेट में। जबकि जेएस ऑब्जेक्ट नॉर्मली लिखा जाता है। ठीक है, अब एक दो फर्क और हैं, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, आगे भी रिपीट करने वाला हूं, एक दो फर्क और बता देता हूं। जेसन में 99% आपको सब चीजें देखने को मिलेंगी जो जेएस ऑब्जेक्ट में होती है, 99% सारी चीजें। कुछ चीजों का मैं फर्क बता देता हूँ। डबल कोटेशन मार्क है, आप इनको सिंगल नहीं लगा सकते हो, ये जेसन में सपोर्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग फंक्शन भी डाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हमको फंक्शन डालना हो तो हम लोग इस तरीके से फंक्शन, और कुछ अगर नाम देना हो तो नाम दे दो, नहीं हम लोग फंक्शन भी डाल सकते थे। मान लो कोई इसकी प्रॉपर्टी बना दी फंक नाम से, इस तरीके हम लोग डाल सकते थे। पर जेसन में हम लोग फंक्शन नहीं डाल सकते, जेसन में हम लोग फंक्शन नहीं डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अनडिफाइंड एक डेटा टाइप होता है, अनडिफाइंड, वो नहीं डाल सकते हैं। बाकी सारी चीजें डाल सकते हो, नल डाल सकते हो, एरे डाल सकते हो, सब ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, सब चीजें डाल सकते हो। अभी डाल के भी दिखाऊंगा क्या क्या नहीं हो सकता है। सिंगल कोटेशन मार्क नहीं डाल सकते हो, फंक्शन इसके अंदर एज आप की वैल्यू पेयर में नहीं डाल सकते हो, और अनडिफाइंड नहीं डाल सकते हो। बस तीन चीजें ये हो गई, बाकी सेम टू सेम आप सारे काम कर सकते हो, जो जैसे जैसे जेएस ऑब्जेक्ट में करते थे जैसे जेसन में करना है सेम। ठीक, तो हम लोग क्या जाने, हम लोग ये जाने कि एक्सएमएल का फॉर्मेट कैसा दिखता था, जेसन का फॉर्मेट कैसे दिखता है, दोनों में क्या बेहतर था, ये भी आपको पता हो गया। अब हम लोग आते हैं जेसन वर्सेस एक्सएमएल की, थोड़ा मैंने यहाँ पे एक सीट बना दी है, एक हम लोगों ने यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। जेसन में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, एक्सएमएल में क्या होता है, टैग बेस्ड सिस्टम होता है। एक्सएमएल में क्या होता है, टैग बेस्ड सिस्टम होता है। उसके बाद जेसन जो होता है वो कॉम्पैक्ट और कम बाइट्स लेता है, पर एक्सएमएल जो पुराना डेटा आदान प्रदान करने का जो फॉर्मेट था उसमें ज्यादा स्पेस लेता था, क्योंकि उसमें एक ओपन टैग भी होता था और एक क्लोज टैग भी जबरदस्ती को हम लोग को डालना पड़ता था, जैसे एचटीएमएल में डालते हैं। रीडेबिलिटी इसकी आसान और कम लिखने वाली थी, पर इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स रीडेबिलिटी थी, एक बार में थोड़ा समझना पड़ता था। जेसन तेज है, एक्सएमएल धीमा है। जेसन में नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट सब कुछ आ सकता है, पर एक्सएमएल में सब कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आएगा। ऐसे अलग अलग डेटा टाइप आप नहीं डाल सकते हो। ठीक है, लास्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड जेएस ऑब्जेक्ट। ये भी लिख दिया है मैंने, जेएस ऑब्जेक्ट और जेसन में क्या डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड डेटा फॉर्मेट होता है, ठीक है, और जेएस ऑब्जेक्ट में नेटिव जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर होता है। एक मतलब इतना इस पॉइंट पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे अगर फोकस करोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। बस फर्क इतना है कि उसमें जितना भी आप कुछ लिखते हो उसके अंदर कोटेशन मार्क लगाए जाते हैं, इसमें की में लगाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू में तो लगेगा जहां पे लगना है। उसके बाद की एंड स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन मार्क में ही होते हैं, और इसमें क्या होता है, कीज के लिए कोट ऑप्शनल होते हैं, हम लोग लगाते नहीं है। लगा दोगे तो ऐसा नहीं कि एरर आ जाएगा, पर लगाते नहीं है, पर यहाँ आपको लगाना पड़ेगा। फंक्शन स्टोर नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया था जेसन में कभी भी फंक्शन स्टोर नहीं हो सकता है, पर जेएस ऑब्जेक्ट में फंक्शन स्टोर हो सकता है। जेसन को जेसन डॉट पार्स से ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है, मतलब जेसन डेटा जब भी आप एपीआई से लेकर आओगे, ठीक है, एपीआई ने आपको क्या दिया, जेसन डेटा, तो आप डायरेक्ट जेसन डेटा का यूज नहीं करते हो, आप इसको पहले डालते हो जेसन डॉट पार्स, एक मेथड होता है इसमें, और इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं इस मेथड से, तब हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली यूज इसको किया जा सकता है, तो इसको पहले बदलना पड़ेगा तब ये काम करेगा। डेटा ट्रांसफर एपीआई में यूज होता है, पर इसका डेटा मैनिपुलेशन एंड लॉजिक में यूज होता है, तो खासकर ये एपीआई के लिए बना है जेसन। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम लोग अभी ये दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र एपीआई वाली वीडियो में किया था, क्योंकि एपीआई आप जब पढ़ रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा जेसन की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता रखा है एपीआई वाली वीडियो में। अगर किसी को लगे कि पहले से मालूम है या पढ़ चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हो,
नहीं तो आप थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा आपको ये है कि दोबारा से रिवीजन हो जाएगा और रिवीजन से आपको याददाश्त बनी रहती है, ज़्यादातर आप चीज़ों को याद रख पाते हो। ये दोनों मेथड क्या करते हैं, पहला वाला मेथड से आप क्या करते हो, जेसन से जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, दूसरे वाले मेथड में जेएस ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट करते हो। ठीक, अभी हम लोग इन पे आ रहे होंगे। पहले हम लोग चलते हैं वीएस कोड में, वीएस कोड, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सारा डेटा क्लियर कर लेते हैं। ये पिछली वीडियो में देखिए मैंने दिखाया भी था कि किस तरीके से डेटा आता है, किस तरीके से किया जाता है। इसमें मैं ये एक एपीआई का यूज़ किया है, ये एक एपीआई है, और उसके अंदर मान लो फिर डेटा आएगा यहाँ पर। हम लोगों ने एक्सियोस की मदद से एपीआई को कॉल किया है, जो भी डेटा आया होगा ठीक है उसको हम लोगों ने रिटर्न कर दिया है। रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे इस वाले फंक्शन में जाएगा, और यहाँ पे जो रिटर्न डेटा किया है वो एक एरे के रूप में है, और एरे के रूप में डेटा है तो उसको हम लोग ने पहले लूप बनाया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, पहले इसको कैच किया है, और कैच करने के बाद इसको हम लोग ने एक दूसरे फंक्शन में भेज दिया। दूसरे फंक्शन में एज अ एरे ये डेटा है। ठीक है, अब इसमें से एक एक चीजें हम लोग निकाल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। तो इससे आपको कोई लेना देना है नहीं, ये पिछली वीडियो में समझा रखा था, अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, क्लियर कर देंगे। अब हम लोग को जैसे कोई जेसन फाइल बनानी होती है तो हम लोग यहाँ पे पहले फाइल का नाम देते हैं डेटा डॉट जेसन, लिखते हैं लास्ट में। ठीक है, तो अब देखो ये कर्ली ब्रेसेस बन के आ रहा है, ये एक पहचान है कि ये जेसन फाइल है। अब इसमें हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिखते थे सेम वैसे ही लिखना होता है। पहले कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ये वाले। ठीक, अब देखो जैसे एक लाइन में कोई चीज लिखनी है तो एक लाइन में तो लिखते ही हो, पर जब मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है तो हम लोग न्यू लाइन में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हर टाइप का डेटा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे किसी का नेम है तो हम लोग को की भी क्या करना होगा, कोटेशन मार्क में डालना है, और वैल्यू तो स्ट्रिंग है तो कोटेशन मार्क में आएगी, जैसे राहुल। ठीक, अब ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये हो गई की, ये हो गई वैल्यू जैसे ऑब्जेक्ट में होता था, और ये पूरी प्रॉपर्टी हो गई। ध्यान रखना इसमें की के अंदर भी कोटेशन मार्क लगते हैं। अब लगेगा कॉमा, क्योंकि हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ऐसे काफी सारी प्रॉपर्टी है। तो कॉमा लगा के नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हम लोग को मान लीजिए एज चाहिए, तो एज लिखा, और एज लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे कॉलन लगा के एज दे देते हैं 22। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाने के बाद में नीचे आते हैं। हम मालूम को बूलियन वैल्यू डालनी है तो हम लोग बूलियन वैल्यू का भी कर सकते हैं। इज स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है राहुल, तो मान लीजिए अगर है तो हम लोग नॉर्मल लिखेंगे ट्रू, इस तरीके से। इसमें आपको कोटेशन मार्क नहीं डालना होता, बूलियन वैल्यू में कभी भी कोटेशन मार्क नहीं लगता है। उसके बाद में हम लोग ने मान लो नल का यूज करके देख लेते हैं। जैसे कोई अगर पर्सन है उसका आधार नंबर आप जानना चाहते हो और वो पर्सन ने आधार नंबर नहीं दिया, तो डेटा में आप क्या डाल सकते हो, नल डाल सकते हो। ठीक है, नल भी एक डेटा टाइप होता है, पर नल की जगह अगर आप सोच लो अनडिफाइंड डाल दे, तो अनडिफाइंड जैसे ही आप उसको कन्वर्ट करोगे जेसन में, वैसे तो जेसन के अंदर अगर डालोगे तो वो तुरंत हटा देगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब आप उसको भेजोगे तो वो अनडिफाइंड वाली प्रॉपर्टी हटा दी जाएगी। अब एरे डाल के देखते क्या एरे आ जाएगा। मैंने कहा लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर एरे डालना है तो इस तरीके से आपको नॉर्मल यहाँ पे ब्रैकेट बनाने होंगे। अब हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब यहाँ पे जो जो लैंग्वेज है उनको आपको कोटेशन मार्क में 1 बाय 1 जैसे आप एरे में डालते हो वैसे ही। मान लो सी हो गई, फिर C++ हो गई, अगर मुझे मान लो पाइथन आती है तो पाइथन हो गई। ठीक है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी आती है तो मान लो JS हो गई। उसके बाद और जो जो लैंग्वेजेस आपको आती हो, मान लो जावा आती हो तो जावा हो गई। ठीक है, इस तरीके से सब डाल दिया। अब ये पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे है, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1, ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ये सारे हो गए। लास्ट में हम लोग कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक और प्रॉपर्टी है देने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या जेसन के अंदर सब ऑब्जेक्ट डाला जा सकता है। सब ऑब्जेक्ट मतलब मान लो ये तो एक ऑब्जेक्ट है ही है, एक सब ऑब्जेक्ट भी समझ लो। जैसे सब ऑब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, सब जेसन। ठीक है, जैसे किसी का एड्रेस चाहिए तो एड्रेस में क्या होता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मल्टीपल प्रॉपर्टी लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मान लो कोई सिटी पहले डालेगा, ठीक है, तो सिटी मान लो कुछ भी डाल देते हैं, कानपुर मान लो डाल दिया। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में स्टेट,
स्टेट में मान लो उत्तर प्रदेश डाल देते हैं। तो ये जो चीज है ये तो स्ट्रिंग है तो डालना ही पड़ेगा कोटेशन मार्क में, ठीक है। फिर एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पिन कोड मान लो हो जाएगा एक। पिन कोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी डाल देते हैं 23, और ये मैं गलत पिन कोड डाल रहा हूँ मुझे मालूम है, सही डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे अब लास्ट में कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके बाद हमको कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। तो दोनों ही जगह ना यहाँ कॉमा लगेगा ना यहाँ कॉमा लगेगा, इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये एक सब ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो जेसन के अंदर आप डाल सकते हो, ये भी सुविधा है। पर आप फंक्शन नहीं डाल सकते हो। अगर आप सोच लो कि कोई मैं फंक नाम की प्रॉपर्टी बना के FUNC फंक, और मैं सोच लूँ कि यहाँ पे ऊपर पहले कॉमा लगा देते हैं, अगर मैं यहाँ सोच लूँ कि एक फंक्शन डाल दूँ तो वो कहीं से भी सही नहीं होगा। ये चीज आप नहीं कर सकते हो, ये अलाउ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इतने को यहाँ से कॉमा भी हटा देता हूँ। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक जेसन डेटा हो गया। पहचान इसकी क्या है, पहचान है इसकी यहाँ पे कोटेशन मार्क लगे हुए हैं सब में, और GS ऑब्जेक्ट में यहाँ कोटेशन मार्क नहीं लगे होते हैं। दूसरी पहचान ये, इसके अंदर फंक्शन नहीं डाल सकते हो, अनडिफाइंड नहीं डाल सकते हो, और सिंगल कोटेशन का यूज नहीं कर सकते हो, डबल कोटेशन ही होगा, ठीक। चलिए इतना आपको समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग मान लीजिए एक और फाइल बना लेते हैं, और इस फाइल में मान लो teacher.json, इसमें टीचर्स का डेटा हो जाएगा। अब मैंने कहा कि मेरे पास टोटल 3 टीचर हैं और तीनों का अलग अलग डेटा आपको सेपरेटली रखना है, ठीक है। तो मैंने एक कोटेशन, पहले तो कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद 3 टीचर हैं, तो मैं पहले तो एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ टीचर्स, ठीक है। कॉलन लगाया, अब मैं यहाँ पे एक एरे बना दूंगा, ठीक है। तो ये ब्रेसेस जो होते हैं, ये वाले ब्रैकेट नॉर्मल वाले, ये एरे के पहचान है। अब एरे के अंदर क्या करूंगा, एरे के अंदर प्रॉपर्टी आप डाल ही सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट डालूंगा एरे के अंदर। तो पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे डाला, फिर एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट डालेंगे। वैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, जेसन है, पर मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। मान लो नेम, अब पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे इस तरीके से कर लो नेम। अब नेम में मैं टीचर का नेम डाल देता हूं, एग्जाम्पल के लिए राहुल, कॉमा लगाया। फिर टीचर की एज क्या हो सकती है, टीचर की एज डाल देता हूं, मान लीजिए 23, फिर कॉमा लगाया। और जितनी प्रॉपर्टी ऐसे डालनी है आप डाल सकते हैं। सब्जेक्ट फिजिक्स, ओके। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे यहाँ कॉमा लगाना है और ऐसे ही और बनाने हैं, तो एक दूसरा बना लेते हैं। यहाँ पे टीचर का नाम बदल देते हैं, टीचर का नाम अमन रख देते हैं, एज 28 रख देते हैं, और यहाँ केमिस्ट्री कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे भी टीचर का नाम बदल देते हैं। मान लीजिए मैं अपना नाम रख देता हूँ, यहाँ पे एज रख देता हूँ, और यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरीके से, ओके। मैथ्स सब्जेक्ट जितना कठिन होता है उसको लिखना भी उतना ही कठिन है। लास्ट वाला ऑब्जेक्ट में आपको कॉमन नहीं लगेगा क्योंकि इसके बाद आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं देनी है। अब थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, समझिए। पहले बाहर एक कर्ली ब्रेसेस लगे हैं जिससे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे हम लोग जेसन डेटा लिखने वाले हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से बोल सकते हैं। है नहीं, बोलने के लिए दिख रहा है तो बोल सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी बनाई टीचर्स नाम की, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये पूरा एरे एक्सेस कर सकते हैं, ओके। अब इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये सब मैं जेएस ऑब्जेक्ट में आपको इसे पढ़ा चुका हूं वीडियो में, पर फिर भी समझ लो। अब प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टी है, नेम, एज, सब्जेक्ट, नेम, एज, सब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट। अब हम लोग इतना समझ लिए हैं कि जेसन क्या होता है, जेसन कहाँ यूज किया जाता है, जेसन और एक्सएमएल में क्या डिफरेंस है, जेसन और जीएस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, और जेसन लिखा कैसे जाता है, आपने ये भी सीख लिया। हम लोग अब ये दोनों मेथड्स को सीखेंगे 1 बाय 1 करके, पहले ये फिर ये, इससे हम लोग को इनके बारे में नॉलेज होगी। आते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल में।
पहले मैं आपको सिखाता हूँ वाला मेथड जिसका नाम है जेसन डॉट पार्स, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास पहले से जेसन डेटा है, उसको हम लोग जेएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट डेटा, अब हम लोग जब एपीआई यूज कर रहे होते हैं, तो आई थिंक आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो वहां पे तो हम लोग या तो फेच का यूज करेंगे या तो एक्सियोस का यूज करेंगे। तो पहले मान लो हम लोग अवेट लिख देते हैं, अवेट लिख देते हैं, और ये किसी फंक्शन के अंदर होता है जो कि एसिंग फंक्शन है। और यहाँ पे मान लो फेच यूज करना है तो फेच यूज कर लो, यूआरएल डाल दो। यूआरएल डालोगे तो जो भी डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, उसके अंदर सेव हो जाएगा आके। तो वो मैं कल एपीआई कैसे कॉल करते हैं ये सब तो पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, उसको इस वीडियो में रिपीट करना मेरे हिसाब से कहीं बुद्धिमानी नहीं होगी। तो मैं डेटा को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एपीआई को कॉल नहीं करता हूँ। तो अब मान लो डायरेक्ट आपके पास डेटा है, जैसे ये वाला डेटा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लिख दिया, ठीक। थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, ये डेटा आ गया। पर एक गलती आपको नहीं करनी है, जब यहाँ डेटा लिख रहे हो तो आपको डेटा को कोटेशन मार्क या फिर आपको बैकटिक्स, ये जो बैकटिक्स होते हैं, मैं जूम कर देता हूँ ये, ठीक है, थोड़ा तिरछे वाले जो निशान होते हैं और आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप पे होते हैं, इन बैकटिक्स के अंदर आपको डेटा डालना है। तो जेसन डेटा कभी भी ऐसे डायरेक्ट नहीं डाला जाता है, वो या तो सिंगल कोटेशन मार्क रखो, क्योंकि अंदर क्या है पहले देखो, अंदर ऑलरेडी डबल कोटेशन मार्क जगह जगह यूज है। तो बाहर आप क्या कर सकते हो, बाहर आप पहले यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क लगा दो इस तरीके से, और फिर डेटा डाल दो, ये भी हो जाएगा। पर अगर आप सोच रहे हो तो आप यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करो, बैकटिक्स का यूज करना मेरे हिसाब से ज्यादा सही होता है, ठीक है। सिंगल कोटेशन मार्क में कभी कभी एरर आ जाती है, पर बैकटिक्स सिक्योर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेटा है हमारे पास में, अब इसको हमको जीएस ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट डेटा ऑब्जेक्ट नाम से, डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे जेसन डॉट पार्स का यूज करेंगे, जेसन डॉट पार्स का। अब इस पार्स के अंदर आपको जेसन डालना होता है। तो जेसन हमारे पास है ऑलरेडी पहले से, किसमें है, डेटा नाम के वेरिएबल में। तो डेटा नाम का वेरिएबल इसके अंदर डाल दिया, ठीक। अब हमारा डेटा यहाँ से कन्वर्ट होगा जेएस ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे डाल दिया जाएगा इसके अंदर। तो हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम लोग ने डाला। और इसको रन करके देखते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से ओपन हो जाए, फिर इसको हम लोग इंस्पेक्ट टैब पे खोल लेते हैं और जाते हैं कंसोल विंडो पे। तो ये हमारे पास आप देख सकते हो एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब पहचान क्या है भैया, पहचान इसकी ये है कि आप इसमें कोटेशन मार्क जो हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क प्रॉपर्टी की की में लगी नहीं देखोगे, चाहे वो एज है, चाहे एड्रेस है, चाहे आधार नंबर है, आप कहीं पे भी आप इनके की को कोटेशन मार्क में लगी नहीं देखोगे। तो इससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग एक एक चीज को एक्सेस करके देखते हैं। एक एक चीज का एक्सेस मतलब, मान लीजिए सिर्फ नेम चाहिए, तो नेम कैसे, उसके लिए दो तरीके हैं, या तो डॉट नेम लिख दो, प्रॉपर्टी की जो की का नाम होता है डॉट लगा के लिखा जाता है। तो ये एक तरीका ये हो गया सर, इस तरीके निकल आएगा, ठीक है। या फिर एक तरीका ये होता है कि आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना है और उसमें आपकी की का नाम डालना है, तो नेम डाला तो नेम आ जाएगा, ओके। यहाँ पे फिर आपको स्ट्रिंग में डालना होता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ऐसे आ गया, ठीक। अब मैंने नेम एक्सेस करना बता दिया। अब ऐसे करके सारे एक एक करके देख लेते हैं। तो एज अगर निकालनी है तो यहाँ पे एज लिख देंगे, ये एज लिखा तो एज निकल के आ गई 22। उसके बाद में हमारे पास बुलियन वैल्यू है, बुलियन वैल्यू में हमारे पास क्या है, इज स्टूडेंट। तो हम अपनी जो भी की का नाम है, की का नाम समझ लो, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपने लिखा है ये, ठीक है, ये डाला। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ट्रू आ गया। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, हमारे पास नल है। तो नल के लिए हम लोग आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर। तो देखिए यहाँ पे नल आ जाएगा, ओके, नल नहीं आया, एक सेकंड, ADHAARNO, एन कैपिटल कर देते हैं, NO, ठीक है, आधार नंबर नल आ गया। अब उसके बाद में अगर हमको यहाँ पे एरे चाहिए
तो एरे के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। प्रॉपर्टी का नाम है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर से यहाँ पे लिखने में ही गड़बड़ी हुई है, LANGU हटाना है, GUAGS होता है। तो ये एरे आ गया। अब पर्टिकुलर एक एक प्रॉपर्टी चाहिए, तो मान लो मुझे पाइथन चाहिए, तो पाइथन का इंडेक्स क्या है, ये 0 1 2, तो पाइथन 2 नंबर पे है, तो इसके बाहर एक और आपको ऐसे ब्रैकेट लगाना होगा इस तरीके से, और इंडेक्स डालना है 2 नंबर। तो 2 नंबर इंडेक्स डाला तो सिर्फ पाइथन आ गया। अगर यहीं पे हम लोग 3 डाल देते तो क्या आता, 3 डालने पे हमारा यहाँ पे आ जाता जावा, सॉरी जीएस आ जाता, क्योंकि हम लोग ने एरे में जीएस लिखा है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, 3 नंबर पे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे एड्रेसेस निकालना है, तो एड्रेसेस के लिए कॉपी कर लो, और पहले तो मैं एरे के वाला बॉक्स हटा देता हूँ, यहाँ की एड्रेसेस डालता हूँ। तो ये एड्रेसेस वाला क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पूरा आया है। ठीक है, अब एड्रेसेस के अंदर मान लो सिर्फ पिन कोड चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसके बाहर फिर से एक ब्रैकेट बनाएंगे और हम लोग डालेंगे पिन कोड, तो ये आ जाएगा पिन कोड यहाँ पे निकल के। ओके, पिन कोड नहीं आया, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा था, एन लिख देते हैं, पिन कोड ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से काम हो रहा है। अब मान लो मैं थोड़ी देर के लिए बाई एग्जांपल अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी बना देता, मान लो चेक नाम से, ठीक है, CHE से चेक, और इसकी वैल्यू दे देता यहाँ पे अनडिफाइंड, ओके, और मैं यहाँ पे कॉमा इस तरीके लगा देता। क्या ये अनडिफाइंड आता या ना आता, आप खुद सोच के बताओ। तो मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ही कॉल करा देता हूं, पूरे ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे कॉल करा देता हूं। डेटा ऑब्जेक्ट देखते हैं अनडिफाइंड आएगा कि नहीं आएगा। तो इसने क्या कहा, ओके, अनकॉट सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन यू, अनएक्सपेक्टेड टोकन यू 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 और इस प्रॉपर्टी को हटा के देखते हैं जरा, इस प्रॉपर्टी को हटा के देखते हैं जरा। हाँ, तो ये अनडिफाइंड को देखो कैच नहीं कर रहा है, अनडिफाइंड की वजह से इसने एरर दे दिया। तो जब भी आप ऐसा कुछ भी करने की ट्राई करोगे जो एक्चुअल में सही नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, ऐसा ना हो कि मेरे से स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो जाए। देखो अनडिफाइंड डाल रहा हूं, तो यहाँ पे ये इसी वजह से एरर दे रहा है, क्योंकि अनडिफाइंड को ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है जीएस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे इसीलिए इसने एरर दे दिया और कहा इस वैलिड जेसन, आप जब पार्स कर रहे हो तो ये वैलिड जेसन नहीं है। सिर्फ इसको हटा देंगे तो देखना फिर से नॉर्मली ये बिहेव करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अनडिफाइंड नहीं डाल सकते हो, कोई फंक्शन नहीं डाल सकते हो, सिंगल कोटेशन मार्क नहीं लगा सकते हो। तो ये वाला तो हमारा मेथड आपको समझ में आया होगा कि जेसन हमारे पास था और हम लोगों ने जीएस ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट किया। रीजन क्या होता है भैया कन्वर्ट करने का, हमेशा जेसन आपके पास आएगा, पर जेसन आप डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी यूज करना है तो उसको पहले जीएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ये नियम होता है। ठीक, अब हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे, जिसमें पहले जीएस ऑब्जेक्ट होगा उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक जीएस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जीएस ऑब्जेक्ट भी कोई कठिन चीज नहीं है, आराम से बन जाएगा। इसमें देखो क्या पहचान है, नॉर्मल हम लोग ने नेम लिखा, इसमें कोटेशन मार्क नहीं लगाया, ठीक है, नॉर्मल नेम लिखा, और अब जब हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो उसमें कोटेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। एज में देखो हम लोग ने कोई भी कोटेशन मार्क नहीं लगाया, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। फिर मान लो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में भी हम लोग नॉर्मल इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, ये है हमारा जेएस का ऑब्जेक्ट, और पहले वाला क्या था, वो जेसन था। फर्क है ना दोनों में, ठीक है, फर्क पता चल गया क्या है, ये की को देखना होता है, की से पता चलता है। अब हम लोग यहाँ पे जेसन डॉट पार्स की जगह मैं फिर से ये लाइन अच्छे से लिखता हूँ, लेट। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी वेरिएबल का नाम रखते हैं जेसन, जेसन ऑब्जेक्ट या जेसन डेटा, जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, ये जेसन डेटा।
अब हमारे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, उसको जेसन डेटा में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, अपने ऑब्जेक्ट का नाम। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे है डेटा, या फिर हम लोग इसका नाम कर देते हैं कि स्टूडेंट, और यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करेगा, ये स्टूडेंट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को लेगा, उसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज करते हुए जेसन में कन्वर्ट कर देगा, और जेसन को किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। जरा इसको हम लोग यहाँ पे कैच करके भी देखते हैं, चला के भी देखते हैं, जेसन डेटा, और यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये आ गया जेसन डेटा। अब थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है, मैं जानता हूं, पर ये आ रहा है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे नेम के अंदर शुभम, फिर शुभम के अंदर एज 22, इस तरीके से थोड़ा सा इसने बदलाव किया है। हालांकि इसका बदलाव थोड़ा सा अलग है, इसको जब आप एपीआई के द्वारा करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर मैं सिर्फ इसका नेम निकालूं, डॉट नेम करूं, ओके, डॉट नेम ना करते हुए अगर ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूं, नेम, ओके, मिस्टेक यहां हो रही है कि ये आप देख रहे हो, ये हम लोग ने लगा रखा है। कभी भी जेएस ऑब्जेक्ट में आपको उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो बैकटिक्स नहीं लगेंगे। तो अब हम लोग क्या ही जेएस ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बैकटिक्स हटा दो, प्रेम से हटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये एक्चुअल में जेएस ऑब्जेक्ट बना। पहले ये जब तक बैकटिक्स लगा था तो ये मेथड खुद कंफ्यूज था कि ये जेएस ऑब्जेक्ट है या जेसन है, क्योंकि बैकटिक्स उसको जेसन बना रहे थे और फॉर्मेट ये लिखा हुआ है जेएस ऑब्जेक्ट का, तो ये कंफ्यूज हो रहा था। अब जब इसको आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इस तरीके कर लेता हूं, ये देखिए, अब ये एक्चुअल में जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। नेम शुभम, एज 22, सब्जेक्ट साइंस। इतना क्लियर है, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। एक चीज और इसमें समझ लो कि कभी भी डेटा जब जेसन में आ गया है तो ये शो करने के लिए तो दिख रहा है आपके सामने, देखो इस तरीके से एक लाइन में आया है, हमेशा एक लाइन में आपको दिखेगा, और की में हमेशा एक कोटेशन मार्क दिखेंगे, ये सब पहचान है। पर आप इसको सोच लो ऐसे मैं यूज कर लूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को आप एक एक प्रॉपर्टी निकाल के ऐसे यूज कर सकते हो, वो इसमें डायरेक्टली ऐसे आपको संभव नहीं है। पहले इसको जीएस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, फिर ही कहीं आप यूज कर सकते हो, कहीं सेव करा सकते हो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जेसन से रिलेटेड सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, और लगभग सब कुछ ही कवर कर दिया है। अगर किसी ने एपीआई वाली वीडियो जो मैंने कल बनाई थी और जेसन वाली वीडियो दोनों आज वाली, ये दोनों देख ली होंगी, तो उसको समझ लो एपीआई हैंडलिंग और जेसन डेटा के हैंडलिंग के साथ मास्टरी हो गई होगी, उसको सब कुछ क्लियर होगा कैसे करना होता है। ये था, ये दोनों वीडियो ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एपीआई में जेसन की जरूरत होती है और जेसन सीखने के लिए ये वीडियो की जरूरत होती है। क्लियर हो गया। अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार आप लोग एक लाइक कर सकते हो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। इस जावास्क्रिप्ट कोर्स में 2-3 वीडियो और बची हैं धमाकेदार, उनको भी वन शॉट ला के देता हूँ। और ये कोर्स ऐसा बनेगा जो 5-6 साल 7 साल तक कोई इसको कहीं हिला तक नहीं सकते हो, क्योंकि ये फ्यूचर को देखते हुए ही सब अच्छे से बनाया गया है। ये इनडेप्थ कोर्स है, कोई ऊपर ऊपर से नहीं है। इसको पढ़ने के बाद कंप्लीट जावास्क्रिप्ट आपको आ चुकी होगी, फिर आप रिएक्ट करें यूज, कहीं नोड जेएस यूज करें, कहीं पे भी कुछ भी करें, आपको जेएस का सिंटैक्स समझने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सब कुछ आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से ये कोर्स कर रखा है। और 6-7 साल तक कहीं कोई कोर्स पुराना नहीं होने वाला, सारी चीजें वैसे की वैसे रहेंगी। कुछ न्यू चीजें ऐड हो सकती हैं, पर ये चीजें पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि इन पे ही सारा वेब डेवलपमेंट टिका हुआ है। इसी के साथ अपने वीडियो विराम लेता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।